प्रस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। उदाहरण के लिए, मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंची है, जबकि खिलाड़ी न होने पर क्रीड़ा जगत में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता है। संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुखिया होने से सम्माननीय एवं शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी एवं क्लर्क की तुलना में नीचा माना जाता है। एक हरिजन मेजर का स्थान सेना में ऊंचा है, जबकि जाति व्यवस्था में नीचा। इस प्रकार एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा होता है, जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में प्रस्थिति कहा जाता है, और एक प्रस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है तथा उसके अनुरूप वह जो कुछ करता है, उसे उसकी भूमिका कहते हैं। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। इसलिए ही बीरस्टीड लिखते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर ही परिस्थितियों के साथ सम्मान एवं शक्ति जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक पिता, पति, खिलाड़ी, राजनेता, प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, छात्र आदि किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करेंगे, यह सामाजिक नियमों द्वारा तय होता है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह की स्थिति को हम परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन, बैलेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल कहते हैं। यह संतुलन ही सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में समाज व्यवस्था विघटित होने लगती है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति समाज में परस्पर अंतःक्रिया करते एवं सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वालों में लिंटन, हिलर, मर्टन, पार्सन्स एवं डेविस नामक समाजशास्त्री प्रमुख हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था, किंतु राल्फ लिंटन पहला समाजवैज्ञानिक था जिसने इन दोनों अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। हम यहाँ परिस्थिति एवं भूमिका के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे। परिस्थिति, स्टेटस। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटस। परिस्थिति की अवधारणा को समझने के लिए हम यहाँ विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। इलियट एवं मैरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ऑगबर्न तथा निम्कॉक के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। किम्बाल यंग के अनुसार प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है।
लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। बीरस्टीड ने लिखा है, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिस्थिति व्यक्ति की अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज समूह द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती, अर्थात जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अध्यापक है तो इसका अर्थ यह है कि कोई उसके छात्र भी है। बिना छात्रों के कोई भी अध्यापक कैसे हो सकता है? इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति नेता है तो इसका अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति उसके अनुगामी भी हैं, क्योंकि बिना अनुगामी के हम नेता की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। परिस्थिति शब्द एक ओर तो श्रेणी के विचार को प्रकट करता है तो दूसरी ओर यह व्यक्ति के व्यवहार का भी बोध कराता है। परिस्थिति एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की परिचायक भी है। साथ ही प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड भी जुड़े होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस परिस्थिति से संबद्ध इन मानदंडों का पालन करे। ऐसा न करने पर उसकी आलोचना की जाती है। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति प्राध्यापक, पिता, पति, मामा, भाई एवं पुत्र आदि विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, किंतु समूह तथा समुदाय में वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति से ही जाना जाता है। परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति और भूमिका को स्पष्टता समझने के लिए हम उनके आवश्यक तत्वों का यहाँ उल्लेख करेंगे। एक, प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। 2, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से होता है जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए प्राचार्य की परिस्थिति एवं भूमिका को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। 3, एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं मोरारजी द्वारा समान ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया। 4, प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरणार्थ, एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति एवं पुत्र के रूप में विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है और उनका निर्वाह अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप करता है। 5, परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बंटा होता है। इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक परिस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं, विशेषताएं, स्वार्थ आदि होते हैं।
अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कभी कभी एक ही परिस्थिति समूह में संगठन भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, पूंजीपति एवं श्रमिक परिस्थिति समूहों में अपने अपने संगठन पाए जाते हैं। 6. प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है। 7. एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किंतु वह एक असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। एक व्यक्ति समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार जितने उचित ढंग से अपनी भूमिकाएं निभाता है, उसकी समाज में उतने ही अनुपात में प्रतिष्ठा होती है। 8. समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विभेदीकरण पैदा होता है, जो उदग्र वर्टिकल या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में हो सकता है। 9. समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं, जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, और दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है। परिस्थितियों का संगठन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। समाज में कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती है, वरन वह अन्य परिस्थितियों से संबंधित एवं प्रभावित भी होती है। समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने एवं उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है। परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है। ये है ऑफिस, स्थिति संकुल तथा स्तर। हम उन्हें यहाँ स्पष्ट करेंगे। ऑफिस, स्थिति संकुल तथा स्तर। स्त्रित, ऑफिस, स्टेशन एंड स्ट्राटम। ऑफिस। प्रोफेसर डेविस का मत है कि सामाजिक परिस्थितियों का संबंध जनरीतियों एवं रूढ़ियों से होता है। ये सामान्य होती है तथा इनका ज्ञान सभी को होता है। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों का संबंध विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं, समितियों एवं संगठनों से होता है, जिनका दायरा सीमित होता है और जिनका ज्ञान थोड़े से व्यक्तियों को होता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए ऑफिस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑफिस ऐसी परिस्थिति है जो प्रदत्त न होकर अर्जित होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर, भारत का राष्ट्रपति, राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति, टाटा स्टील एवं लौह उद्योग का प्रशासक आदि सभी पद ऑफिस है। इस प्रकार ऑफिस किसी औपचारिक संगठन में जानबूझकर बनाया गया पद है, जिस पर सीमित तथा विशेष नियमों का अधिकार तथा नियंत्रण होता है और जो सामान्यतः प्रदत्त न होकर व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जाता है। ऑफिस एक विशिष्ट परिस्थिति का सूचक ये है, जबकि परिस्थिति संपूर्ण सामाजिक ढांचे में एक सामान्य स्थिति का एक ऑफिस पर होने से एक व्यक्ति को एक परिस्थिति भी प्राप्त होती है, किंतु प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति को ऑफिस प्रदान नहीं करती। एक पद ही परिस्थिति एवं ऑफिस दोनों ही हो सकता है, जैसे भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर का पद ऑफिस एवं परिस्थिति दोनों ही है। स्थिति संकुल, स्टेशन। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही परिस्थिति या ऑफिस ग्रहण नहीं करता है, वरन अनेक परिस्थितियां एवं ऑफिस प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त इन विभिन्न परिस्थितियों एवं ऑफिसों के योग को स्थिति संकुल कहते हैं। इस प्रकार स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों एवं ऑफिसों का एक गुच्छा, क्लस्टर है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। स्थिति संकुल एक सीमा तक स्थायित्व रखने वाली परिस्थितियों का योग है। स्तर, स्त्रित, स्ट्राटम। स्तर या स्ट्रेटम का संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है। स्तर या स्ट्रेटम का तात्पर्य एक समाज में करीब करीब समान स्थिति संकुल, स्टेशन अर्थात समान परिस्थितियों तथा पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जनसमूह से है।
अन्य शब्दों में एक प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ, सभी क्लर्क, अध्यापक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हरिजन, पूंजीपति एवं श्रमिक आदि मिलकर अलग अलग स्तरों का निर्माण करते हैं। स्तर किसी भी सामाजिक ढांचे का प्रमुख आधार होता है और समूह की विशेषताओं को प्रकट करता है। यह समाज में स्तरीकरण को जन्म देता है। एक स्तर के लोगों के स्वार्थ, समस्याएं एवं विश्व दृष्टिकोण, वर्ल्ड व्यू समान होते हैं और उनमें दृढ़ता दिखाई देती है। एक स्तर के लोग दूसरे स्तर के लोगों से अपनी रक्षा के लिए नियम एवं संगठन बनाते हैं। उनमें एकता पाई जाती है, जिसे दृढ़ता या स्थिति समूह दृढ़ता, स्ट्राटम सॉलिडेरिटी कहते हैं। प्रतिष्ठा, सम्मान तथा श्रेणी, प्रेस्टीज, एस्टीम एंड रैंक। प्रस्थिति के समान अर्थों में कई बार प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रेणी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, किंतु इन सभी में स्पष्ट अंतर है। प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, समाज में प्रत्येक प्रस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है, एक मूल्य होता है। समाज में किसी प्रस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है, तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतिशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, उसे ही उस परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। उदाहरण के लिए, समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक एवं उद्योगपति की प्रतिष्ठा एक अकुशल श्रमिक एवं चपरासी से अधिक है। एक परिस्थिति को धारण करने पर व्यक्ति उससे संबंधित प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से न होकर परिस्थिति से है। समाज ही किसी परिस्थिति का मूल्यांकन कर उसे कम या अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सम्मान, एस्टीम, एक ही परिस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिकाओं का निर्वाह समान रूप से नहीं करते हैं, अतः उनकी प्रतिष्ठा समान होते हुए भी उनके सम्मान में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, दक्ष एवं दयालु डॉक्टर का सम्मान साधारण डॉक्टर से एवं परिश्रमी अध्यापक का सम्मान लापरवाह अध्यापक से अधिक होता है। इस प्रकार सम्मान का संबंध एक पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति की सफलता असफलता, दक्षता अदक्षता एवं कार्य करने की क्षमता से होता है। इसीलिए एक व्यक्ति ऊंची परिस्थिति पर होते हुए भी कम सम्मानित हो सकता है एवं दूसरा व्यक्ति निम्न परिस्थिति पर कार्य करने पर भी अधिक सम्मानित हो सकता है, यदि वह कर्तव्यपरायण और साथ ही अपने कार्य में दक्ष हो। इस प्रकार प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से है, जबकि सम्मान का संबंध किसी भी परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता, क्षमता, कर्तव्यपरायणता एवं सफलता से है। श्रेणी, रैंक, समाज में पाई जाने वाली समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी ही समाज में स्तरीकरण की प्रकृति को तय करती है तथा यह बताती है कि व्यक्ति किस सीमा तक अपनी परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। परिस्थिति का संबंध सत्ता एवं शक्ति से भी है। शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने की क्षमता से है। शक्ति का संबंध किसी परिस्थिति या ऑफिस से न होकर व्यक्ति से होता है। शक्ति को जब संस्थात्मक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, अर्थात जब शक्ति को कानून का जामा पहना दिया जाता है, तो वह सत्ता कहलाती है। आयकर अधिकारी की कर वसूल करने की शक्ति सत्ता है, क्योंकि यह सत्ता उसे एक विशिष्ट संस्था एवं कानून द्वारा प्राप्त होती है। एक व्यक्ति को प्राप्त सत्ता एवं शक्ति के स्रोत उसके पद, ऑफिस एवं भूमिकाएं आदि होते हैं। समाज में किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसे कितनी शक्ति या सत्ता प्राप्त है। परिस्थिति प्रतीक, स्टेटस सिंबल। कई बार कुछ परिस्थितियों को उनके प्रतीकों के आधार पर पहचाना जा सकता है।
ये प्रतीक पोशाक, बैज, श्रृंगार के साधन अथवा कोई भी भौतिक सांस्कृतिक तत्व आदि हो सकते हैं। स्त्री पुरुष का भेद, आयु भेद, प्रजाति, जाति एवं व्यवसाय भेद को विभिन्न प्रतीकों के आधार पर जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्त्री व पुरुष की पोशाक अलग अलग होती है। सैनिक व पुलिस कर्मचारी की प्रस्थिति को उनकी पोशाक एवं बैज के द्वारा, छात्रों की उनकी ड्रेस एवं बैग से, डॉक्टर को उसके स्टेथोस्कोप द्वारा, एजेंट को उसके बैग द्वारा, अधिकारी एवं चपरासी को तथा ग्राहक एवं दुकानदार को उनके बैठने के स्थान द्वारा तथा विवाहित और अविवाहित स्त्री को मांग में भरे जाने वाले सिंदूर के आधार पर पहचाना जा सकता है। मुख्य प्रस्थिति की स्टेटस, मुख्य प्रस्थिति की अवधारणा ई.टी. हिलर नामक समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रस्थितियां धारण करता है, किंतु इनमें से किसी एक का ही अधिक महत्व होता है। बीरस्टीट कहते हैं, प्रमुख प्रस्थिति वह है जो दूसरी प्रस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय होती है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में व्यवसाय ही व्यक्ति की प्रमुख प्रस्थिति का निर्धारण करता है। जब एक व्यक्ति से हम मिलते हैं तो यह देखते हैं कि वह व्यापारी, क्लर्क, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, श्रमिक आदि क्या है। मुख्य प्रस्थिति के आधार पर व्यक्ति की वर्ग प्रस्थिति भी ज्ञात हो जाती है। कुछ समाजों में मुख्य प्रस्थिति का आधार नातेदारी, राजनीति, धर्म एवं जाति आदि है। आदिम समाजों में आयु, लिंग एवं नातेदारी मुख्य प्रस्थिति को निर्धारित करते हैं। भारत में जाति तथा रूस में व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति मुख्य प्रस्थिति के निर्धारण में प्रमुख है। मुख्य प्रस्थिति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्थिति संबंध, स्टेटस रिलेशंस। बीरस्टीड ने कुछ प्रस्थिति संबंधों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कई प्रस्थितियां जोड़े के रूप में पेयर्ड होती है, जैसे माता पिता एवं संतान, पति पत्नी, दुकानदार ग्राहक, अध्यापक छात्र, डॉक्टर मरीज, मेहमान मेजबान, किराएदार मकान मालिक, भाई बहन तथा क्रेता विक्रेता आदि। इससे स्पष्ट है कि जटिल समाजों में लोगों के पारस्परिक संबंध व्यक्ति पर नहीं वरन प्रस्थिति पर निर्भर होते हैं और प्रत्येक प्रस्थिति जोड़े पेयर स्टेटस के साथ कुछ मानदंड भी जुड़े होते हैं। प्रस्थिति संघर्ष और विपर्य, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवर्सल्स। जब एक ही व्यक्ति दो इस प्रकार की परिस्थितियां धारण किए हुए होता है जिसके मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं और एक के मानदंडों का पालन करने पर दूसरी के मानदंडों की अवज्ञा होती है, तो यह स्थिति प्रस्थिति संघर्ष कहलाती है। उदाहरणार्थ, भारत में एक राज्य कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, किंतु दूसरी ओर उसे देश का नागरिक होने के नाते ऐसा करने का अधिकार है। इसी प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों में कभी-कभी विपरीतता या अलगाव, रिवर्सल पाया जाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर है और वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई आदेश देता है, किंतु कई बार उसे स्वयं को सुरक्षा की दृष्टि से गुप्तचर विभाग की आज्ञा माननी पड़ती है। अतः कई बार एक व्यक्ति की भिन्न परिस्थितियों को धारण करने पर विपरीत संबंधों, रिवर्स रिलेशनशिप्स को निभाना होता है। परिस्थिति प्रतिमान एवं परिस्थिति क्रम, स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस। एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियां धारण करता है, उसे ही मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान, स्टेटस सेट कहा है। एक व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पुत्र, भाई एवं मामा आदि सभी परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है। ये सभी मिलकर उसके परिस्थिति प्रतिमान को बनाते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियां प्राप्त करता है, इसे परिस्थितिक्रम या परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक छात्र आगे चलकर क्लर्क, अधिकारी और फिर मंत्री बनता है, तो ये सभी पद उसे एक के बाद एक प्राप्त होते जाते हैं।
ये ही उस व्यक्ति का प्रस्थितिक्रम बनाते हैं। सामाजिक प्रस्थिति के प्रकार, काइंड्स ऑफ सोशल स्टेटस। सन 1936 में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों, प्रदत्त तथा अर्जित में विभक्त किया। हम यहाँ इन दोनों का ही उल्लेख करेंगे। एक, प्रदत्त परिस्थिति, अस्क्राइब्ड स्टेटस। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है, जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती है, जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती है। परिस्थितियां बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती है। विश्व के सभी समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप तथा लंबा या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध एवं अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने माता पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम एवं परंपरात्मक समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां अधिक पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार, बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण अनेक आधारों पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं। लिंग भेद, सेक्स डिकोटोमी। शिशु का लिंग जन्मकाल से ही निश्चित तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है, जो आजीवन स्थायी बना रहता है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री एवं पुरुष की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्रायः स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता रहा है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, दासी एवं संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा है। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसाय से पृथक रखा गया, उनको संपत्ति एवं राज्याधिकारों से वंचित किया गया तथा उन्हें पुरुषों के अधीन रखा गया। दूसरी ओर पुरुषों को साहस, वीरता, तर्क एवं शौर्य का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे सिलाई, बर्तन बनाना, खाना बनाना एवं बच्चों के पालन पोषण का कार्य सौंपा गया है, जबकि पुरुष पशुचारण, मछली मारने, शिकार व युद्ध करने आदि के कार्य करते हैं, जिनमें अधिक शारीरिक शक्ति एवं साहस की आवश्यकता होती है। कई आदिम समाजों में स्त्रियां धार्मिक एवं जादुई क्रियाओं में भाग नहीं ले सकती। नीलगिरी की टोडा जनजाति में स्त्रियों को भैंस पालन का कार्य करने की मनाही है। स्त्री एवं पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है, तो वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए। स्त्री एवं पुरुषों के कार्य विभाजन का आधार संभवतः यह माना जाता है कि उनके आनुवंशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके कारण उनका सामाजिक व्यवहार भी भिन्न होता है। स्त्री पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक रचना की भिन्नता भी उनके कार्यों में भिन्नता पैदा करती है। नारी को प्रजनन का कार्य करना पड़ता है, अतः उसे ऐसे कार्य सौंपे गए हैं जो प्रजनन क्रिया के अनुकूल है। इसलिए ही उन्हें युद्ध, शिकार एवं शक्ति के कार्यों के स्थान पर बच्चों के लालन पालन से संबंधित एवं घरेलू कार्य सौंपे गए हैं, जिससे कि गर्भकाल में उन पर विपरीत प्रभाव न पड़े और वे घर के नजदीक रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदत्त एवं अर्जित पद यौन भेद पर आधारित है।
स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता पाई जाती है। सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता है। भारत में गारो, खासी तथा नायर मातृ सत्तात्मक परिवारों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची है। वे ही परिवार की मुखिया होती है। संपत्ति एवं धार्मिक कार्यों में ये ही प्रधान होती है। वंश एवं उत्तराधिकार भी स्त्रियों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। वर्तमान समय में स्त्री एवं पुरुषों को कुछ कार्यों को छोड़कर शेष में समान रूप से नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 2. आयु भेद, एज डिफरेंस। यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों में किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों की विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। बड़े भाई एवं छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है। प्रायः बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है तथा वे परंपरा एवं संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इसी प्रकार से मत देने, उम्मीदवार होने तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी एक निश्चित आयु प्राप्त करना आवश्यक है। हिंदू संयुक्त परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष ही होता है। भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के विभाजन का मूल आधार आयु ही था। आयु के आधार पर परिस्थिति का विशुद्ध रूप तब दिखाई पड़ता है जब उस पद को प्राप्त करने में किसी अन्य तत्व का कोई हाथ न हो। किंतु सदैव ही परिस्थिति निर्धारण में आयु ही महत्वपूर्ण नहीं होती, वरन उसके साथ लिंग, व्यक्ति के गुण, नातेदारी, क्षमता, शिक्षा, संपत्ति तथा सांस्कृतिक आधार भी जुड़े होते हैं। यही कारण है कि एक ही आयु के होने पर भी लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है। जिन समाजों में आजीविका प्राप्त करना कठिन होता है, वहां युवा लोगों का अधिक महत्व होता है। एस्किमो लोगों में वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना नैतिक दायित्व माना जाता रहा है। स्पष्ट है कि व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण में आयु एक महत्वपूर्ण तथ्य है, परंतु फिर भी इसे एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। 3. नातेदारी, किनशिप। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती है। एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती है, क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं करते हैं। नातेदारी जैविकीय एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता रहा है। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, जीजा, साला, दादा, दादी, सास ससुर आदि सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर ही तय होती है। नातेदारी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं दायित्व भी जुड़े होते हैं। समाज में माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर ही बच्चे का भी मूल्यांकन किया जाता है और उनकी उच्च एवं निम्न स्थिति के अनुसार बच्चे को भी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि प्राणिशास्त्रीय रूप से बच्चे की विशेषताओं को माता पिता की विशेषताओं के समान समझा जाता है और बच्चे के समाजीकरण के दौरान भी उनका मुख्य हाथ होता है। यद्यपि माता पिता की स्थिति के अनुसार बच्चे की स्थिति की तुलना एक विवाद का विषय है, क्योंकि बुद्धिमान एवं प्रभावशाली पिता की संतान मूर्ख भी हो सकती है
और पागल व्यक्ति की संतान बुद्धिमान भी। इसी प्रकार निर्धन परिवार में जन्म लेने वाली संतान धन अर्जित कर संपत्तिशाली बन सकती है और अशिक्षित माता पिता की संतान शिक्षा ग्रहण कर नए आविष्कार कर सकती है। आदिम समाजों में तो अनेक सामाजिक परिस्थितियों का नातेदारी से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 4. जन्म बर्थ व्यक्ति का जन्म किस परिवार जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। शाही घराने एवं उच्च जाति में जन्म लेने वाले की सामाजिक परिस्थिति निम्न परिवारों एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों की तुलना में ऊंची रही है। 5. शारीरिक विशेषताएं फिजिकल एबिलिटीज कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। काले एवं कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली तथा बीमार, लूले लंगड़े एवं अपंग व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। 6. जाति एवं प्रजाति कास्ट एंड रेस भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति शूद्र एवं अछूत जातियों में जन्म लेने वाले से ऊंची समझी जाती है। इसी प्रकार काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती रही है। अमेरिका तथा अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में अनेक कारकों का हाथ है। 2. अर्जित परिस्थिति अचीव्ड स्टेटस। दूसरी ओर समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। हार्टन एवं हंट के अनुसार एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से ही है। व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के आधार पर भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साधारणतः दयालु, बुद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली, साहसी एवं शक्तिशाली व्यक्ति को सभी महत्व देते हैं। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में सदैव होते हैं जो इतने चतुर, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, क्षमताशील एवं महत्वाकांक्षी होते हैं कि अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके वे समाज के नेता बन जाते हैं। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक समाज का इतिहास उनके अमर नामों से जगमगाता रहता है। वे इतिहास का निर्माण करते हैं। वे अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। अतः समाज में वे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। इस संदर्भ में अनेक नेताओं के उदाहरणों से स्पष्ट है कि वे सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अपने प्रयत्नों के कारण उच्च सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति प्राप्त कर सके। जिन परिस्थितियों के लिए असामान्य प्रतिभा या योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, वे सबके द्वारा अर्जित की जा सकने के लिए स्वतंत्र रखी जाती है। आधुनिक समाज में जहां जन्म के बजाय व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्जित परिस्थितियां अधिक पाई जाती है। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अचीव्ड स्टेटस। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के कुछ प्रमुख आधार निम्न प्रकार है। 1. संपत्ति वेल्थ। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है।
अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, वे ऊंचे माने जाते हैं। मात्र संपत्ति से ही व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती है, वरन यह भी देखा जाता है कि वह संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई है। ईमानदार पूंजीपति की परिस्थिति कालाबाजारी, स्मगलिंग एवं अनैतिक तरीके से धन कमाने वाले की तुलना में ऊंची होती है। 2. व्यवसाय ऑक्यूपेशन। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करता है। IAS प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद चपरासी, मिल मजदूर, कृषक एवं जूते ठीक करने वाले से ऊंचा माना जाता है। 3. शिक्षा एजुकेशन। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित का तथा कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में BA, MA तथा अन्य डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। 4. राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल ऑथोरिटी। राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही शासक एवं शासित में भेद किया जाता है। साधारण लोगों की अपेक्षा सत्ता एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित लोगों एवं विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। 5. विवाह मैरिज। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर ही पति पत्नी, माता पिता एवं अन्य परिस्थितियां जैसे जीजा, जमवाई, बहू, भाभी आदि प्राप्त की जाती है। विधवा या विधुर होने, सजाती एवं अंतरजातीय विवाह करने, एकविवाह एवं बहुविवाह करने के आधार पर भी समाज में भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त की जाती है। 6. उपलब्धियां अचीवमेंट्स। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं खेलकूद आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। अर्जित परिस्थिति निर्धारण के उपर्युक्त आधारों का काफी महत्व है, परंतु समाज विशेष में अर्जित परिस्थिति निर्धारण के क्या आधार होंगे, यह बहुत कुछ सीमा तक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सोशियो कल्चरल सिस्टम पर निर्भर करता है। किसी समाज में धन को, किसी में आध्यात्मिक प्रगति को और किसी में वीरता या साहसिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। जहां जिस कारक पर ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां वही कारक या आधार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण में अनेक कारकों का योग है। प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटसेस। दोनों प्रकार की परिस्थितियों को स्पष्टता समझने के लिए इनमें पाए जाने वाले अंतरों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। 1. प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। 2. प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण है। 3. प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। 4. प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी है, उनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होते हैं, इसलिए उनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियां भी अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। 5. प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती है,
तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। उदाहरणार्थ, पिता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं, त्वचा की सुंदरता को अंशों में नहीं मापा जा सकता, नातेदारी से प्राप्त अधिकार एकदम स्पष्ट नहीं है, जबकि अर्जित पद अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। एक जज, प्राचार्य और राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, यह कानून और संविधान द्वारा स्पष्ट है। 6. प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहां प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि वहां व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर होता है। 7. फिचर का मत है कि प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थितियों में अधिकांशतः दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। उदाहरणार्थ, यह संभव है कि व्यक्ति पिता होने पर भी अपने बच्चों के लालन पालन पर समुचित ध्यान न दे, किंतु ऐसा नहीं होता है कि प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर चिकित्सा कार्य का, एक इंजीनियर सड़क या पुल निर्माण का कार्य न कर सके। प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में संबंध। रिलेशन बिटवीन अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। सैद्धांतिक रूप से प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियां एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती हैं, किंतु कार्यात्मक दृष्टि से ये दोनों परस्पर पूरक हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि 1. उनके द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। 2. ये ही व्यक्ति के सामान्य लक्ष्य को तय करती हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। 3. उनके द्वारा ही उन व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किसी पद पर कार्य करेंगे। 4. प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ही एक व्यक्ति का लिंग, आयु संबंध, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय तथा उसके माता पिता का समुदाय जान लेने के बाद हम यह भली प्रकार जान सकते हैं कि उसका समाजीकरण और जीवन किस प्रकार का होगा। 5. प्रदत्त पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, जो अर्जित पद कभी प्रदान नहीं कर पाते। अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं, लेकिन जीवन के सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाए जा सकते। मजदूर, व्यवसायी एवं पदाधिकारी सभी यह प्रयत्न करते हैं कि उनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो। स्वयं समाज भी कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा को टालने का प्रयास करता है, किंतु समाज में अर्जित पदों का महत्व भी कम नहीं है। अर्जित पदों के कारण ही 1. उचित व्यक्ति उचित पद पर पहुंच पाता है। 2. व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। 3. अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिसके कारण अकर्मण्यता और एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। 4. प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर सकता है। इससे समाज में संगठन एवं व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूक रहता है। समाज व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने में अर्जित परिस्थितियों का विशेष योगदान है। स्पष्ट है कि समाज में प्रदत्त और अर्जित दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का समान महत्व है, और प्रदत्त परिस्थिति के लिए कुछ अर्जित एवं अर्जित परिस्थिति के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोई राजा वंशानुगत अधिकार से जनता पर शासन करता है, किंतु उसे राजा की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। इसी प्रकार से अर्जित परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए भी कुछ प्रदत्त गुणों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद अर्जित है और कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है। फिर भी संविधान ने कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था की है,
जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ प्रथागत सीमाएं भी हैं, जैसे कोई भी स्त्री, नीग्रो, पूर्व देशीय, कैथोलिक या यहूदी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लगभग सभी समाजों में विभिन्न पदों के ये कुछ सीमाएं होती है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक पद अंशतः प्रदत्त और अंशतः अर्जित होता है। ऑगबर्न और निमकॉफ का मत है कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। किसी भी व्यक्ति का महत्व समाज में उसकी परिस्थिति के आधार पर ही आंका जाता है। किसी महत्वपूर्ण पद पर रहने के कारण ही समाज व्यक्ति में रुचि रखता है, और जो ही वह उस पद से अलग हो जाता है, उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार ही अपनी भूमिका निभाता है, उसी के अनुरूप उसे अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होती है। परिस्थिति ही व्यक्ति की क्षमता एवं योग्यता की परिचायक है। परिस्थिति ही व्यक्ति की सामाजिक संरचना में स्थिति को प्रकट करती है। विभिन्न परिस्थितियों के योग से ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी परिस्थिति के आधार पर ही होता है। भूमिका, रोल। भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकोम्ब, मैरिनो एवं सर्बिन आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यावहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थितियां धारण की जाती है, जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उस पद की भूमिका है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व तथा कर्तव्य है, ये ही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले को कुछ सुविधाएं एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। हम कहते हैं, मीना कुमारी ने चित्रलेखा की, अमजद ने डाकू की, अशोक कुमार ने पिता की अच्छी भूमिका निभाई, शशिकला ने खलनायिका की एवं प्राण ने खलनायक की श्रेष्ठ भूमिका अदा की। किंतु समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रोल। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति समूह के द्वारा परिभाषित किया गया है। डेविस कहते हैं, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इलियट एवं मैरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। सार्जेंट के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति में ठीक समझता है। लिंटन के अनुसार भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हार्टन एवं हंट लिखते हैं, एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उसे भूमिका कहते हैं। ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार
भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है, जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, अपने दायित्व निर्वाह के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है, उसमें कर्तव्यनिष्ठा कितनी है, वह समाज के आदर्श नियमों के प्रति कितना सजग है और एक साथ कितनी भूमिकाएं निभा रहा है, आदि। अधिक क्षमता एवं अनुभव रखने वाला व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी प्रकार से करता है। आनुवंशिकता भी व्यक्ति की भूमिका निर्वाह की क्षमता को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर कब तक बना रहेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि वह अपनी भूमिका का पालन कितनी कार्यकुशलता से करता है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एकपक्षीय नहीं होती है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। उदाहरणार्थ, एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों के संदर्भ में, एक डॉक्टर अपनी भूमिका रोगियों के संदर्भ में और एक राजा अपनी भूमिका प्रजा के संदर्भ में ही निभाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, उनके अनुसार ही वह अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं भी निभाता है। एक परिस्थिति विशेष को धारण करने पर व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, यह उस समाज की संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा तय होता है। समाज एवं संस्कृति ही किसी भूमिका से संबंधित दायित्वों एवं अधिकारों को तय करते हैं। एक व्यक्ति एक समय में अनेक सामाजिक स्थितियों में होने पर अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। सभी स्थितियों में एक सी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जीवन में असफल होते देखे गए हैं। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित एक विशिष्ट भूमिका होती है। यदि उसका निर्वाह उचित रूप से नहीं होता है, तो समाज में असंतुलन एवं विघटन पैदा होता है। अतः परिस्थिति और भूमिका निर्वाह के बीच संतुलन एवं सामंजस्य होना आवश्यक है। भूमिका की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल। भूमिका को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम यहाँ उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। 1. भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। 2. भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। 3. समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एकपक्षीय नहीं होती, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। 4. भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। चूंकि परिस्थितियां प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की हैं, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती है। 5. भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। 6. प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। 7. व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है, वह उसकी मुख्य भूमिका की रोल कहलाती है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं, जनरल रोल्स कहते हैं। 8. अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। 9. प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाएं। Few concepts related to role.
एक, भूमिका पालन, रोल प्लेइंग। यह G.H. मीड की अवधारणा है। जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है, तो उसे भूमिका पालन करना कहा जाता है। समाज में पंडित, पादरी, पिता, पुत्र, अध्यापक आदि सभी को हम अपनी अपनी भूमिका का पालन करते देखते हैं। 2. भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। यह G.H. मीड की अवधारणा है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। उदाहरण के लिए, सेना में भर्ती होने पर एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाना सीखता है। मर्टन इसे अग्रिम समाजीकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। 3. अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एट रोल। यह G.H. मीड की अवधारणा है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति रामलीला या कृष्णलीला में राम, रावण, कृष्ण अथवा कंस की भूमिका का अभिनय करता है, तो उसे अभिनय की भूमिका कहते हैं। 4. भूमिकावंचन, रोल डिस्पोजेशन। यह रॉल्फ लिंटन की अवधारणा है। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति धारण करता है, तो उसे अपनी पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है। इसे ही भूमिकावंचन कहते हैं। एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका ग्रहण करने के बीच की स्थिति को भूमिका संक्रमण कहते हैं। 5. असफल भूमिका, रोल फेलियर। यह रॉल्फ लिंटन की अवधारणा है। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल रहता है, तो उसे असफल भूमिका कहा जाता है। स्थिर एवं संगठित समाजों में जहां प्रदत्त भूमिकाएं अधिक होती है, भूमिकाओं का निर्वाह सफलतापूर्वक किया जाता है, किंतु परिवर्तनशील एवं असंगठित समाजों में जहां अर्जित भूमिकाएं अधिक होती है, भूमिका निर्वाह में असफलता भी अधिक पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की भूमिका के सफल निर्वाह के लिए विशेष प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। 6. भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन। एक पद या परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है, उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। कई बार भूमिका प्रत्याशा और व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली वास्तविक भूमिका में अंतर होने पर समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। 7. भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। यह रॉल्फ लिंटन की अवधारणा है। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है, और यदि उनमें विरोधाभास है, तो उसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक न्यायाधीश के सम्मुख उसके पुत्र को ही अपराधी के रूप में लाया जाता है, तब वह इस उलझन में पड़ जाता है कि वह पिता के रूप में दया करके उसे छोड़ दे या न्यायाधीश के रूप में उसे दंड दे। इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाना कठिन है। यह परिस्थिति भूमिका संघर्ष की स्थिति है। भूमिका संघर्ष के लिए समाज के सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी है। आधुनिक एवं परिवर्तनशील समाजों में भूमिका संघर्ष अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ नवीन एवं पुराने मूल्य साथ साथ चलते हैं। भूमिका संघर्ष मानसिक तनाव पैदा करता है। लुंडबर्ग कहते हैं कि भूमिका संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति प्रभावशाली भूमिका को चुन लेता है और कमजोर भूमिका को छोड़ देता है, तथा जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते, उनके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति किस भूमिका का चयन करेगा व किसे छोड़ेगा, इसको तय करने के लिए समाज द्वारा प्राथमिकताओं की एक सूची बनी हुई है। उसी के अनुसार वह कम महत्वपूर्ण कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य को करता है। रॉबर्ट मर्टन ने भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान एवं परिस्थिति श्रृंखला दी है। उनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। 8. भूमिका प्रतिमान, रोल सेट। समाज में कोई भी भूमिका एकपक्षीय या पृथक नहीं होती, वरन वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है।
एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर डॉक्टर होने के नाते दूसरे डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से एवं चिकित्सा अधिकारी से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है, उसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक मंत्री है। मंत्री होने के नाते वह मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों से भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है और सभी के साथ उसकी भूमिका भी अलग अलग होती है। इसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। चित्र एक डॉक्टर की भूमिका प्रतिमान। 9 परिस्थिति प्रतिमान स्टेटस सेट। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं भी निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पिता, पति, भाई, वकील, ग्राहक, भूस्वामी आदि अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उस व्यक्ति का परिस्थिति प्रतिमान कहलाएंगी। एक प्रधानाध्यापक की परिस्थिति प्रतिमान। 10 परिस्थिति श्रृंखला स्टेटस सीक्वेंस। व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता वरन विभिन्न समयों में भी अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। परिस्थितियों के इस उत्तरोत्तर क्रम से एक श्रृंखला बन जाती है, उसे ही हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति आज छात्र है, कल वह किसी पंचायत का सरपंच बनता है, फिर विधायक, फिर संसद सदस्य और राष्ट्रपति। परिस्थितियों का यह क्रम ही परिस्थिति श्रृंखला कहलाता है। इसका दूसरा उदाहरण है, व्यक्ति पहले कुंवारा होता है, विवाह के बाद वह पति, पिता, दादा और परदादा आदि परिस्थितियां ग्रहण करता है। इन सबसे मिलकर उसकी परिस्थिति श्रृंखला बनती है। हम एक डॉक्टर के भूमिका प्रतिमान, एक अध्यापक के परिस्थिति प्रतिमान और एक राष्ट्रपति की परिस्थिति श्रृंखला को पिछले पृष्ठ के चित्रों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। परिस्थिति व भूमिका का संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति एवं भूमिका में सदैव भेद किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रघटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसका कारण है व्यक्तियों के व्यक्तित्वों, क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता का होना। यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा पाते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसका एक कारण यह है कि समूह एवं संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ही कहते हैं कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू, डायनेमिक एस्पेक्ट है। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। नए विचारों, नए मूल्यों एवं मान्यताओं के आधार पर संबंध परिवर्तित होते रहते हैं। मजदूर एवं मालिक के संबंध जैसे मध्ययुग में थे वैसे आज के औद्योगिक युग में नहीं है। पति पत्नी, माता पिता और संतान के संबंध, शासक और जनता के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध जैसे वैदिक काल में थे वैसे आज नहीं है। इनमें से कई परिस्थितियों की प्रतिष्ठा एवं भूमिकाओं में अंतर आया है। परिस्थिति एवं भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। There is no status without a role and no role without a status। उदाहरण के लिए,
यदि किसी संस्था में प्राचार्य की प्रस्थिति ही न हो तो कोई भी व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है? किंतु बीरस्टीड इस मत से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि दोनों ही पृथक पृथक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा पदत्याग देने पर नए वाइस चांसलर की नियुक्ति तक प्रशासन द्वारा उसके कार्यों को बांट दिया जाता है। इस स्थिति में वाइस चांसलर की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को न तो हम वाइस चांसलर ही कह सकते हैं और न ही उसे वे सारी सुविधाएं ही प्राप्त होती हैं जो वास्तविक वाइस चांसलर को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बिना एक परिस्थिति को धारण किए भी एक व्यक्ति उस पद से संबंधित भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, प्राचार्य के छुट्टी चले जाने पर अन्य प्राध्यापक और डॉक्टर के छुट्टी चले जाने पर कंपाउंडर उसकी भूमिका निभा सकते हैं। फिर भी वे प्राचार्य या डॉक्टर नहीं कहला सकते। इसलिए ही बीरस्टीड कहते हैं कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। फिर भी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित तथ्य है। परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति एवं भूमिका का वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से निम्नांकित महत्व है। 1. परिस्थिति व भूमिकाएं मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं और सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें पारस्परिक संतुलन एवं तालमेल होना आवश्यक है। 2. परिस्थिति व भूमिकाएं समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती है। 3. ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान एवं नियम होते हैं और व्यक्ति से उनके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। हॉरालाम्बॉस कहते हैं कि सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती है। 4. ये व्यक्ति का समाजीकरण करने में भी योग देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म के पूर्व ही ये समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति उनके अनुसार आचरण करना सीखता है। 5. परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उसे बताते हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी। 6. इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान एवं सामाजिक प्रथाओं द्वारा उसके कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। 7. भूमिकाओं के निर्वाह से समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहती है। इससे समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है। 8. एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को जन्म देते हैं। व्यापारी, अध्यापक, छात्र, सैनिक और राजा की मनोवृत्तियों के निर्धारण में उनकी परिस्थिति एवं भूमिका का भी प्रभाव होता है। 9. परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। 10. समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियां होती हैं। ये व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रयत्नों के कारण ही उसकी प्रगति संभव हो पाती है। वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इससे परिस्थिति एवं भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन पैदा हो गया है। आज भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन एवं भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग में काफी अंतर आ गया है। इसके कारण वैयक्तिक एवं सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। उदाहरण के लिए, छात्र, अध्यापक, राजनेता, न्यायाधीश, प्रशासक आदि सभी अपनी भूमिकाओं को उसी प्रकार नहीं निभा रहे हैं जिस प्रकार की उनसे अपेक्षा की जाती है।
इसलिए ही समाज में असंतोष, अपराध, तोड़फोड़ एवं विघटन की प्रवृत्तियां बलवती होती दिखाई दे रही है तथा वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन की मात्रा बढ़ती जा रही है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वैयक्तिक स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर परिस्थिति एवं भूमिका में संतुलन बना रहे और लोग बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिका निभाते रहें।